हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैक्ट्स एंड ज्ञान हब। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे 2021 के बजट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं 2021 के इस बजट को। बेसिकली 2020 और 2021 के टाइम पीरियड में काफ़ी कुछ बदला। लोगों ने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस की हैं। लोगों ने काफ़ी कुछ सफ़र किया यहाँ पर। लोगों ने वर्ल्ड लेवल पर इकोनॉमिक क्राइसिस को सफ़र किया। इसी के साथ साथ लोगों ने कोरोना वायरस जैसा पेंडेमिक को सफ़र किया। तो लोगों ने काफ़ी दिक्कतों का यहाँ पर सामना किया है। तो जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी 2021 के बजट के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा थी। लोगों को था कि जो भी 2021 का बजट आएगा वो अल्टीमेटली हमें हर पर्सपेक्टिव से हेल्प करे, चाहे हम बात करें एजुकेशन की, चाहे हम बात करें हेल्थ केयर की, चाहे हम बात करें अदर टैक्सेस की। हर पर्सपेक्टिव से ये बजट हमारे लिए बेनिफिशियरी हो, हर पर्सपेक्टिव से ये बजट हमारे लिए हेल्पफुल हो। तो अब हम बात करेंगे इस बजट के बारे में एक एनालिटिकल व्यू के साथ और समझेंगे कि क्या इस बजट में वो सब चीज़ें हुई हैं या फिर नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स में यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं लाया गया है। कोई भी यहाँ पर नया इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं किया। जैसे कि पिछली बार इनकम टैक्स को डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स में बांट दिया गया था कि अगर किसी की इनकम इतनी है तो उसको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। इस बार ऐसा कोई भी चेंज नहीं लाया गया है। अभी इस बात पर दो ओपिनियंस हैं, कुछ लोग इसकी फेवर में हैं और कुछ लोग इसका अपोज कर रहे हैं। जो लोग इसकी फेवर में हैं वो कुछ एक्सपर्ट्स हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट्स हैं, जिनका मानना है कि अच्छा है, कोई भी चेंज नहीं लाया गया, क्योंकि अगर हम हर बार अपने इनकम टैक्स के फॉर्मेट को, उसके पैटर्न को चेंज करते रहेंगे तो लोगों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा उसको समझना, उसको अडॉप्ट करना। दूसरी तरफ जो लोग इसका अपोज कर रहे हैं वो कुछ मिडिल क्लास लोग हैं, जिनका मानना है कि जैसे कि 2020 में हमें कोई अच्छा इनकम नहीं हुई है, हमें काफ़ी प्रॉब्लम सामना करना पड़ा है, तो वो यहाँ पर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, कंसेशंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। इनकम टैक्स में था कि कुछ रिडक्शंस मिलेंगे सरकार की तरफ से कि हमें इनकम टैक्स कम यहाँ पर फाइल करना पड़ेगा। तो इस बात पर लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हैं, लोगों की अलग अलग राय है इस पर। इसी के साथ साथ जिन सीनियर सिटीजन की एज 75+ अबव है, अभी उनको कोई ज़रूरत नहीं है ITR फाइल करने की, अगर उनकी जो इनकम है वो पेंशन के थ्रू आ रही है। यहाँ पर जो उनको पेंशन आएगी, जो उनको पेंशन की इनकम आएगी, वो बैंक से आएगी और उसमें टैक्स पहले से ही काट दिया जाएगा, वो प्री डिडक्टेड होगी, ठीक है ना। अभी यहाँ पर इस बात को काफ़ी लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया है। लोगों को लग रहा है कि उनको टैक्स नहीं देना पड़ रहा। सो आई क्लियरली रीट्रेट दिस पॉइंट कि ऐसा नहीं है, उनको टैक्स नहीं देना पड़ रहा। जो उनको पेंशन की इनकम आएगी वो टैक्स कटने के बाद ही आएगी, ठीक है ना। बैंक पहले से ही टैक्स काट देंगे, उसके बाद ही उनको वो पैसे दिए जाएंगे। इसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो, जो सीनियर सिटीजन उनको प्रॉब्लम ना हो ITR फाइल करने की, उनको इस सब हसल में पड़ने की जरूरत ना पड़े, सीधा ही उनको जो पैसे मिले वो टैक्स कट कर ही मिले। इसके बाद अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस की, तो यहाँ पर एक नया सेस इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके आने के बाद काफ़ी हद तक इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन की अगर बात करूं तो पेट्रोल और डीजल में भी ये देखी जाएगी, क्योंकि पेट्रोल पर 2.5 रुपीज़ पर लीटर ये सेस लगाया जाएगा और डीजल पर 4 रुपीज़ पर लीटर ये सेस लगाया जाएगा। इसके बाद चांसेस हैं कि लिटिल बिट पेट्रोल और डीजल के प्राइसेज हैं वो हाई अप हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है कि जो भी अदर ड्यूटीज़ जो हम पेट्रोल और डीजल पर लगाते हैं उसको हम रिमूव कर देंगे। तो ऑलमोस्ट जो प्राइस है वो सेम ही रहेंगे। इसी के बाद इस सेस का जो बड़ा रोल है वो दिखेगा हमें एग्रीकल्चर में भी, क्योंकि यूरिया पर जो सेस है वो 5% लगाया जाएगा और कॉटन पर भी एक्स्ट्रा 5% ये सेस लगाया जाएगा। इसी के बाद कस्टम ड्यूटी भी हाई हुई है कुछ गुड्स पर। जो मोबाइल पार्ट्स हैं उन पर 2.5% कस्टम ड्यूटी हाई हुई है, और जो ऑटोमोबाइल के पार्ट्स हैं उन पर 15% कस्टम ड्यूटी हाई हुई है। इसके बाद कस्टम ड्यूटी काफ़ी प्रोडक्ट्स में कम भी हुई है। अगर मैं बात करूँ गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर कस्टम ड्यूटी 12.5% थी, वो अब कस्टम ड्यूटी 7.5% रह जाएगी। इसी के बाद अगर मैं बात करूँ आयरन, कॉपर और स्टील की, तो यहाँ पर भी कस्टम ड्यूटी कम हुई है, 5% से 2.5% ये कस्टम ड्यूटी रह जाएगी, ऑलमोस्ट हाफ। तो इन दोनों गुड्स के जो प्राइसेस है वो काफ़ी कम होंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर की, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने अश्योर किया है कि जो MSP है वो कंटिन्यू रहेगी एट 1.5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और हेल्थ केयर का जो बजट है इस बार वो 2.23 लाख करोड़ रुपीस रहा है, जिसमें से सेपरेटली 35,000 करोड़ रुपीस जो है वो कोविड-19 की वैक्सीन के लिए हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम भी लॉन्च की है, जिसका नाम है PM आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना, जिसका बजट है 64,000 करोड़ रुपीस। इसके बाद अगर हम बात करें इंश्योरेंस सेक्टर की, तो इंश्योरेंस सेक्टर में जो FDI की लिमिट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की लिमिट है, उसको भी इंक्रीज कर दिया गया है। पहले वो लिमिट थी 49%, अब वो 74% वो लिमिट कर दी गई है। अल्टीमेटली यहाँ पर FDIs को प्रमोट किया जा रहा है ताकि जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसकी डेवलपमेंट हो, अच्छे से वो रेज हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं प्राइवेटाइजेशन की, तो इस बजट को देख के हमें काफ़ी हद तक ये अंदाजा मिल रहा है कि गवर्नमेंट काफ़ी फोकस्ड है। गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेटाइजेशन को हम प्रमोट करें, जिसके तहत जो भी PSUs हैं, ठीक है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेक्टर है, उसको प्राइवेटाइज किया जाएगा, उसको सोल्ड ऑफ कर दिया जाएगा प्राइवेट कंपनीज को। प्राइवेट कंपनी को सोल्ड ऑफ तब होगा जब प्राइवेट कंपनी का जो स्टेक है वो उन कंपनीज में 50% से ज़्यादा रहेगा।
ठीक है ना। तो अगर उनको ज़्यादा स्टेक दे दी जाएगा तो वो अल्टीमेटली प्राइवेटाइजेशन आ जाएगी। इसके तहत कुछ कंपनीज हैं, भारत पेट्रोलियम है, यहाँ पर एयर इंडिया है और कुछ बैंक्स हैं। अभी ये भी काफ़ी कंट्रोवर्सी वाला मुद्दा है क्योंकि लोगों के यहाँ पर दोनों तरफ ओपिनियंस हैं कि अगर हम हर सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो काफ़ी हद तक यहाँ पर डिक्टेटरशिप हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो लोगों के अपने अपने ओपिनियन हैं, कुछ लोग इसकी फेवर में हैं भी, कुछ लोग नहीं भी। इसके बाद अगर मैं बात करूं बिजनेसेस और स्टार्टअप की, तो यहाँ पर बिजनेस और स्टार्टअप पर भी गवर्नमेंट का काफ़ी कंसंट्रेटेड है, यहाँ पर गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है। यहाँ पर जो कंपनीज थी जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम था, अब तक उनको जो अपने टैक्सेस हैं वो ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं थी किसी सीए से, लेकिन अब उस लिमिट को इंक्रीज करके 5 से 10 करोड़ कर दिया गया है, जो कि काफ़ी रिलीफ है स्मॉल बिजनेसेस के लिए। इसी के बाद जो स्मॉल बिजनेसेस की डेफिनेशंस है उनको भी चेंज कर दिया गया है। अब तक जिन भी बिजनेस का टर्नओवर 2 करोड़ से कम था उनको हम स्मॉल स्केल बिजनेस में हम कंसीडर करते थे, लेकिन अब इस लिमिट को इंक्रीज करके 20 करोड़ तक कर दिया गया है। वैसे भी जो स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं उनको काफ़ी कम पेपर वर्क और काफ़ी कम फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं, लेकिन अब इस लिमिट को 20 करोड़ तक कर दिया गया है, तो काफ़ी बेनिफिशियल है सभी बिजनेसेस के लिए। स्टार्टअप्स में भी गवर्नमेंट काफ़ी फोकस है, गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है यहाँ पर। स्टार्टअप में भी जो टैक्स हॉलीडे क्लेम करने की जो एलिजिबिलिटी थी उसको 1 साल तक इंक्रीज कर दिया गया है। अब वो डेट है 31 मार्च 2022 तक। इसके बाद अगर मैं बात करूं रेलवेज की, तो रेलवेज में भी गवर्नमेंट अप्रोक्स 1.1 लाख करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्ट करेगी, जिसका अल्टीमेट जो बेनिफिट होगा वो होगा इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन को। लास्ट में अगर बात करूँ कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन में यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो इनकम टैक्स है वो काफ़ी तक सही भी है, ठीक है ना। उसको मैं काफ़ी ऑन सम एक्सटेंट में सही कह सकता हूँ, लेकिन लोगों के यहाँ पर अपने अपने ओपिनियन है, लोगों की यहाँ पर कुछ डिमांड्स थी, कुछ एक्सपेक्टेशंस थी जो कि काफ़ी हद तक फुलफिल नहीं हुई हैं। और अगर बात करूँ इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस की, तो यहाँ पर लोग काफ़ी से नाखुश हैं क्योंकि अल्टीमेटली इस अगर हम बात करें लॉन्ग रन की, तो लॉन्ग रन में लोगों को इसका फायदा मिलेगा, लेकिन अभी इसके कारण काफ़ी हद तक महंगाई बढ़ेगी। जैसे हमने बात की है पेट्रोल और डीजल की, तो काफ़ी हद तक यहाँ पर प्राइस जो है वो शूट अप कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से जो अल्टीमेट बर्डन आएगा वो आम लोगों पर आएगा। इसके बाद अगर बात करूँ एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने प्रॉमिस कर दिया है, गवर्नमेंट ने श्योर कर दिया है कि हम एमएसपी देंगे, लेकिन यहाँ पर मेरा ओपिनियन ये है कि एमएसपी देना चाहिए हर एक सिंगल फार्मर को, ठीक है ना। एमएसपी अभी भी हम जानते हैं कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो हर एक सिंगल फार्मर को इंडिया में नहीं मिल रहा है, वो कुछ स्टेट्स में मिल रहा है, कई फार्मर्स को, सभी फार्मर्स को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर मेरा सिर्फ यही ओपिनियन है कि जो एमएसपी यहाँ पर श्योर की गई है वो हर एक सिंगल फार्मर को दी जाए। अगर मैं बात करूँ इंश्योरेंस सेक्टर की, तो इंश्योरेंस सेक्टर में काफ़ी अच्छा है, गवर्नमेंट एफडीआई को प्रमोट कर रही है, क्योंकि यह एक इकलौता तरीका है जिससे हम इंश्योरेंस सेक्टर की अल्टीमेटली लॉन्ग रन में डेवलपमेंट दे सकते हैं। और बिजनेसेस में काफ़ी गवर्नमेंट का फोकस है, क्योंकि गवर्नमेंट भी जानती है कि अगर हम बिजनेस सेक्टर को अपग्रेड करेंगे तो अल्टीमेटली जो हमारी इकोनॉमी है वो रिवाइव करेगी। लास्ट में यही कह सकता हूँ कि काफ़ी कुछ इस बजट में प्रॉमिस किया गया है जो कि होने वाला है अल्टीमेटली लॉन्ग रन में, लेकिन बात यही है कि हमारे हर बार बजट में काफ़ी कुछ प्रॉमिस किया जाता है लेकिन वो फुलफिल नहीं होता। तो अगर ये सब बातें जो भी गवर्नमेंट ने प्रॉमिस की है, जो भी चीज़ें श्योर की हैं, तो वो होती हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आई कैन से एनीथिंग ऑन दिस। So I can say that's for this video, and if you like this video, so please do like, share and subscribe to YouTube channel for further amazing informative videos. Thank you.